नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दो मशहूर कहावतें हैं। एक तो तिल का ताड़ बनाना और दूसरा चिंदी को सांप बनाकर पेश कर देना। ये दोनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी और इसके जो रणनीतिकार हैं वो बहुत बहुत पारंगत है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभाओं के रण सजे हुए हैं और अब तेजी पकड़ रहे हैं। ये अब जिस तरीके का दृश्य है, कम वक्त है, वोटिंग निकट आ रही है, तो मैदान में जो पसीना बहाना है वो क्रम भी तेज हो चला है। और ये जो दो राज्य विधानसभाओं के अलावा कुछ और भी सूबे हैं जहां जो लोकसभा की रिक्त सीटें हैं, वहां उपचुनाव हो रहे हैं। कुछ विधानसभा की जो रिक्त सीटें हैं उनके लिए चुनावी जो मैदान है वो सजा हुआ है, हमारा रण सजा हुआ है। वहां भी एक टकराव या एक अपना अपना जो कार्ड्स खेलने का क्रम चल रहा है। और ये सब कुछ जो चल रहा है, इस बार हम देखते हैं बार बार कि जो ब्रांड मोदी है, अगर लोकसभा चुनाव 2024 और उसके पहले तक हम निगाह दौड़ाएं तो भारतीय जनता पार्टी उस ब्रांड को बहुत भुनाया करती थी, उस पे ही दांव बहुत ज्यादा खेला करती थी। लेकिन जो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसने उस ब्रांड को फीका कर दिया, धूमिल कर दिया। और वो भले ही इसके बाद जो दो राज्यों में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए थे, और हरियाणा बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से बीजेपी ने जीतकर प्रयास किया हो श्रेय देने का मोदी जी को, लेकिन वो ब्रांड चमक नहीं पकड़ पाया। ये साफ साफ परिलक्षित होता है। और जो अभी मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से साख दांव पर है। चुनाव तो हर चुनाव में साख दांव पर होती है, जो दल होते हैं मैदान में उनकी। लेकिन महाराष्ट्र से जो खबरें हैं, वहां महायुति है, वो कंफर्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि वापसी की जाए, लेकिन वो भी साफ नजर आ रहा है कि साम नाम दंड के भेद के बावजूद कुछ ना कुछ कठिनाइयां पेश आती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। यही कुछ स्थितियां झारखंड में भी हैं। वहां भी कांटों से भरी रहा है, यह मानकर चला जा रहा है। और जो सब स्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी का जो एक ट्रम्प कार्ड होता है, वो होता है हिंदू मुस्लिम, चल रहा है। अभी एक थोड़ा सा सहारा जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा चुनाव से हाथ लगा है या मिला है। वहां जो वादा था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन वाली सरकार है, उसका वादा था कि हम अगर सत्ता में आ गए तो जो 370 है उसकी बहाली होगी, स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस दिया जाएगा, उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो किए जाएंगे। तो उसी वादे को निभाने का प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से हुआ है। और वो एक कल बिल पास किया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। उस बिल के पास होने के बाद हंगामा बरपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को एक और मसला मुद्दा, जो वो कार्ड खेलती है हिंदू मुस्लिम या पोलराइजेशन का जो खेल करती है बीजेपी, हर प्रकार से होता है। और ये जो खास उसका हथियार है, उस हथियार में धार अब दी जा रही है। पाकिस्तान भी जुड़ गया है। और जो कुछ कल से चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो सब देश देख रहा है। और आज तो वहां हाथापाई जैसी स्थितियां पैदा हुई। बामुश्किल मार्शल, वो जो विधायक आपस में उलझे हुए थे, हम सड़क पर भी देख रहे हैं और सदन में भी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और ये भी निकल कर आया है, वहां के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, जो हम बातचीत करते रहे, देखते रहे, मीडिया पे उनके खुले जो बयान आ रहे थे, उसमें कहा जा रहा था अमित शाह बार बार नाम आ रहा था। यानी कि दिल्ली का कहीं इशारा है कि इस मुद्दे, इस मसले को जितनी हवा दी जा सकती है दीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड, साथ साथ जो और उपचुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण 9 विधानसभा सीटें हैं, या और सूबों में विधानसभा है, या और राज्यों में जो लोकसभा की भी सीट है। अभी सबसे ज्यादा निगाह तो वायनाड पर भी है देश की। वहां प्रियंका गांधी उम्मीदवार है कांग्रेस की। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, क्या ये सब जो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये क्या बीजेपी की चुनावी बैतरणी या जो उसकी महायुति है उसकी नैया चुनावी पार लगा पाएगा? क्या कुछ फायदा उनको मिल पाएगा? या जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रस्ताव पारित कर दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से, क्या ये भूल तो नहीं साबित हो जाएगा उन लोगों के लिए कि इंडिया ब्लॉक को कठिनाई तो नहीं होगी? जो बीजेपी चाहती है, कोशिश उसकी होती कि पोलराइजेशन हो, तो उसे कहीं उसमें मददगार तो नहीं बन जाएगा ये उनका कदम? ये सारी जो बातें हैं, जो सारे सवाल हैं, इनके जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। जो हमारी ये शाम की डिबेट होती है, इस डिबेट में चलेंगे। खास पैनल हमसे हर दिन जुड़ता है, मैं कहूंगा अपने जुड़ गए हैं हमारे साथ।
हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी कुमार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से आप आते हैं। 3.5 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है आज तक, और तमाम बड़े अखबारों में, बड़े चैनलों में आप रहे हैं। अश्विन सर, आपका स्वागत। ओम सैनी साहब हमारे साथ राजस्थान से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत स्वागत करूंगा। और महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए सुबोध मिश्रा साहब और सुधीर शुक्ला साहब, आप दोनों का भी दीर्घ अनुभव है। आप भी अलग अलग चैनलों में, अलग अलग नवभारत टाइम्स और एबीपी न्यूज और इंडिया न्यूज, तमाम चैनलों में आप लोग रहे हैं, तो मैं सबका आपका स्वागत करूंगा। दर्शक वर्ग आप लोगों को देखता सुनता है। शुरुआत में करना चाहूंगा अश्विनी कुमार साहब से। सर, जो मैं बात कर रहा था कि ये तो था कि देखिए, ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, होना था, इसकी संभावना थी, और इसके बहुत लाभ होने नहीं है। निकल कर आता है कि इतनी बड़ी उसकी प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया से गुजर पाना संभव, खासकर अभी तो कांग्रेस है, एनसीपी के लिए संभव नहीं है। जो लोकसभा में जिस तरीके का नंबर है, या राज्यसभा है, या और ओवरऑल आपको बहुत सारी विधानसभाओं से उसको बहाली के लिए पारित कराना होगा। यदि आपको वहां बहाल कराना है 370 को, तो इतनी लंबी प्रक्रिया। और खुद बीजेपी कहती थी कि किसी कोई माइक ला लिए, अमित शाह साहब कहते थे, जिनका नाम आज बार बार आया, कि हम जो है अमित शाह साहब जो कहते हैं उस पर थोड़ा अमल कर रहे हैं, इस तरीके का निकल रहा था उनकी बातों से, संकेत जो मिल रहे थे। तो इन सब संदर्भों में ये जो कोशिश है, अब पाकिस्तान भी वो आ गया है, और निश्चित तौर पर उसका लाभ तो लेना है महाराष्ट्र और झारखंड में। तो ओवरऑल पर आपकी टिप्पणी की जो जम्मू कश्मीर में हुआ, और अब बहुत लंबे वक्त के बाद हम देख रहे हैं कि हाथापाई जैसे हालात पैदा हुए, आपकी प्रतिक्रिया अश्विनी सर? जी संजय जी, आपने सही बोला कि पिछले 2 दिन से जम्मू कश्मीर विधानसभा काफी हंगामा चल रहा है। यहाँ तक कि मार कुटाई की भी बातें हुई, धक्का मुक्की की बातें हुई, वेल ऑफ द हाउस में भी गए। तो बड़े कम ऐसे मौके होते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए, और जाहिर है कि ये होने वाला था और सबको पता भी था। क्योंकि शुरू से, जैसे असेंबली शुरू होने से पहले ही पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने काफी बयान दिए थे सोशल मीडिया में, और अखबारों को दिए थे कि अभी असेंबली होने वाली है। मजा तो तब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है पहले दिन ही एक प्राइवेट रेजोल्यूशन पास करवाए, और यहाँ पर जो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, यानी कि 370 और 35A का जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसको एक रेजोल्यूशन लाए। तो सबकी उम्मीदें उस पर थी कि आखिर क्या होने वाला है। जैसे ही ये कैलेंडर बाहर आया, और उसमें पहले तो श्रद्धांजलियां थी कि जो लोग डेथ हो गई थी, या पहले दिन उसमें जो ओथ सेरेमनी हुई मेंबरों की, और उसके बाद गवर्नर का एड्रेस था। तो जाहिर है कि उसके बाद ये होता है कि गवर्नर एड्रेस के बाद उस पर डिस्कशन होती है, और डिस्कशन के बाद जो है चीफ मिनिस्टर अप्लाई करता है। बट ऐसा हुआ नहीं कि जैसे ही गवर्नर एड्रेस खत्म हुआ, तो पीडीपी की जो वहीद उल रहमान परा है, जो कि अभी जेल में थे 2-3 साल, और कुछ दिन चुनाव से पहले उनको एनआईए कोर्ट से राहत मिली है, और उन्होंने एक प्राइवेट रेजोल्यूशन पास भेजा स्पीकर के पास, और कहा कि इस पर डिस्कशन की जाए। उसमें उन्होंने 370, 35A और उनका जो स्पेशल स्टेटस था स्टेट को, उसको हटाने का, उसके तहत जो हुआ है उस पर कंडेमनेशन की और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, और कहा कि स्टेट असेंबली को इसके ऊपर जो है कंडेम करना चाहिए और इसकी वापसी होनी चाहिए। और इस दौरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले एकदम सड़कों पर, टेबलों पर खड़े हो गए और उन्हें शोर कर दिया। बीजेपी वाले दूसरी साइड से खड़े हो गए, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कैलेंडर में है ही नहीं है, बिजनेस में है ही नहीं है, तो पीडीपी ने कैसे ही लाया ये। तो सबको ये पता था कि उमर अब्दुल्ला इसको दबाएंगे, और उसके बाद ये मसला ठंडा हो जाएगा। और स्पीकर ने कहा कि इसके ऊपर मैं अभी डिसीजन दूंगा कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं या एक्सेप्ट करता हूं, या डिस्कशन होगी। बट उससे पहले कि अभी ये डिस्कशन हो रही थी, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप ये रेजोल्यूशन लाया, और उसमें उन्होंने 370 और 35 का जिक्र ना किए बिना
ये कहा कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए और केंद्र सरकार से ये कहा गया कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, यानी कि जो एमएलए हैं, उसने कहा कि चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ बातचीत शुरू की जाए और इंडिया की कोई भी सिक्योरिटी या कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना किया जाए और इसको जो है बातचीत की जाए और उनको जो स्टेटस थे जो वो पुराने बहाल किए जाए। ना तो उन्होंने 370 के बारे में कहा, ना 35A के बारे में कहा, क्योंकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि लोगों को अभी पता नहीं है। 370 जो है आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है। 370 जो है आर्टिकल अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके तहत जो इनको हमें जे सरकार को, यहाँ जे गवर्नमेंट को या लोगों को यहाँ पर जो स्टेटस था, जो उनको हेल्प मिलती थी, जैसे कि बाहर का लोग यहाँ सेटल नहीं हो सकते, वो 35 के अंडर आता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के तहत आप जमीन नहीं ले सकते हो, नौकरी नहीं ले सकते हो। 370 में खाली जो है सेंटर के बिल जो आते हैं वो थ्रू उनके क्लियर होते हैं असेंबली में। तो उन्होंने उन्होंने वो लिखे बिना ऐसे गोलमोल कर दिया, जिस पर जो है पीडीपी के लोगों ने शुरू में ये देखा कि ये तो हमारा ही रेजोल्यूशन है, उन्होंने सपोर्ट कर दिया, जिसमें पीपल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं सजाद लोग, जो कि एक वक्त कहते हैं कि मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी जब्त करना पड़ा। उसके बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो खुर्शीद शेख खुर्शीद हैं, जो कि इंजीनियर रशीद के भाई हैं, गलंगेट से एमएलए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और उसी तरह से आप पार्टी का जो डोडा का एमएलए है उससे भी सपोर्ट किया, और जितने भी थे सर माफी कश्मीर। अश्विनी सर बीच में टोक मैं तो ये चीजें तो सारा हम देख रहे हैं कि किसने क्या किया क्या नहीं किया तो है, लेकिन इसके हम अगर राजनीतिक निहितार्थ, राजनीतिक गुणाभाग लाभ की बात करें और खासकर देखिए संजीव, इस तरीके तूल दिया गया, इस तूल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा महाराष्ट्र और झारखंड में वो जो चुनावी लाभ या उपचुनाव में लाभ की बात, उस पर थोड़ा अगर आप जी अभी संजीव जी, जैसे अभी कल का और आज का जो ये सारा ड्रामा चला है, वहां पर लीगली अगर देखा जाए इस रेजोल्यूशन का कोई भी मकसद नहीं है। लीगली इट इज नॉट बाउंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी के ऊपर। इस तरह का रेजोल्यूशन अगर आपको याद होगा 2000 ईयर में जब फारूकुल्लाह सरकार थी और फारूकुल्लाह ने एक ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया और सेंटर को भेजा था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उठा के जेटली साहब को दे दिया, कमेटी बैठा दी, उसके बाद उसको दफन कर दिया गया। 79 में इस तरह शेख अब्दुल्ला ने एक रीसेटलमेंट एक्ट पास किया था, जिसको असेंबली ने पास किया था, और उसको भी सेंटर के पास हुआ है, उसको भी दफन कर दिया। वो तो एक्ट बना था, एक्ट मतलब कानून बन चुका था। और लीगली मैं इसके बता दूं कि इस वक्त जो है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में फायदा होगा, बीजेपी को महाराष्ट्र और झारखंड में फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है, हालांकि सरकार में नहीं है। कल का जो इश्यू था, जैसे उनके 6 एमएलए थे, वो ना उधर के थे ना इधर के थे, उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या थे, वो किस साइड को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, चीफ प्रवक्ता रविंदर शर्मा है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि इसमें 370 का जिक्र तो किया ही नहीं है, ना 35A का जिक्र किया, इसमें स्पेशल स्टेटस की बात की है, उनको राइट की बात की है, इसमें तो इलीगल काम ही नहीं कोई नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा राज्यसभा ने एक इसको खत्म कर दिया, तो इसके ऊपर और कोई है ही नहीं है, खाली पार्लियामेंट ही है कि अगर वो इस तरह का कोई कानून और बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, और मुझे लगता है कि ये जो कल वाला जो 2 दिन का इश्यू चल रहा है, बीजेपी इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है महाराष्ट्र में और झारखंड में, कि ये देखो कांग्रेस का क्या हाल है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रो पाकिस्तान है, प्रो सेपरेटिस्ट है, और उसको यूज किया जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब एनसी और कांग्रेस में गठजोड़ हुआ था असेंबली में, असेंबली इलेक्शन से पहले, उस वक्त भी बीजेपी ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस और बीजेपी नेशनल कांग्रेस सरकार आई तो 370 35 दोबारा आ जाएगा।
तो जम्मू से जो लोगों ने उनको वोट डाला था बीजेपी को, और जम्मू की सारी सीटें 28 29 सीटें वो स्वीप कर गई थी, जहां से कांग्रेस को एक भी हिंदू डोमिनेटेड एरिया से सीट नहीं मिली थी। एक सीट खाली रजौरी से मिली है। तो इस वक्त जो है सीधा क्लियर हो गया है, जम्मू वर्सेस कश्मीर। जम्मू के लोगों ने वोट इसलिए दिया कि 370 और 35 ये खत्म हो गया, और कश्मीर के लोगों ने एनसी को इसलिए वोट दिया कि 370 35 वापस लाएंगे। इसका फायदा जो है बीजेपी को दोनों स्टेटों में मिल सकता है। जी बिल्कुल 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 समझ समाधान मैं आपको सुधीर सर, कैसे आप इसको एलिब्रेट कीजिएगा, खासकर जो मैं बात कर रहा था हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का भी प्रवेश। देखिए ये सब जो है, ये जो महायुति की प्राणवायु बनता दिखता है आपको, क्या पाते हैं आप, क्या देखते हैं? बाकी तो है, इशू तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, चेहरा भी अब वो नहीं है जो हम ब्रांड मोदी की बात करते थे, उस पर से भी भरोसा उठा हुआ है, ऐसा साफ लगता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो हटाने पे तुला है, ये बार बार निकल कर आता है। तो प्रतिक्रिया आपकी जो ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, सुधीर सर। देखिए श्रीवास्तव जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में देखें या फिर जो भी शतरंज की बिसात जम्मू कश्मीर के माध्यम से बिछाई गई है, जो पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसके कुछ मंतव्य, उसके कुछ सार निकलते हैं। जब भी धारा 370 को लेकर चर्चा होगी, उस पर विवाद होगा, और एनसीपी चूंकि कांग्रेस का घटक दल है वहां, और 370 को लेकर अगर एनसीपी का कांग्रेस विरोध नहीं करती है, तो एक सामान्य जनमानस में और खासकर वेस्ट इंडिया में उसका गलत असर पड़ेगा, और जिसको भुनाना चाहेगी बीजेपी, और जो बीजेपी को सूचित भी करता है। जिस ब्रांड मोदी की आप बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मोदी जी की यहाँ 8 से 10 रैलियां लगाई गई हैं, जबकि योगी की यहाँ 15 रैलियां हैं। लाजमी है कि बीजेपी भी ये जानती है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, और जिस ढंग से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को कमेंट किया, उनको निशाने पे लिया, वो सारे के सारे मामले और लोकसभा चुनाव में खासकर पीछे गए। अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीजों को देखें तो 3 चीजें साफ है। हरियाणा चुनाव की जीत के बाद निश्चित तौर से महायुति का मनोबल थोड़ा बढ़ा है, लेकिन हरियाणा चुनाव या हरियाणा पैटर्न की बात का जिक्र महाराष्ट्र पैटर्न से करना बेईमानी होगी। दोनों जगह के मुद्दे अलग हैं, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जिस ढंग से पिछले लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई, और मराठा वोट बैंक खासकर मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र में एक मत होकर बीजेपी के खिलाफ वोट किए, उसके बाद जो नतीजा है वो हर किसी के सामने है। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे चुनाव को महायुति वर्सेस महाअघाड़ी के बजाय मल्टीपोलर किया जाए, और जितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी वोट बटेगा बीजेपी के लिए उतना फायदा होगा। और यही वजह है कि अगर आप देखें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कम सीटों पर लड़ने वाली एमएनएस इस बार 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कमोबेश वही स्थिति वंचित बहुजन अघाड़ी की है। लेकिन अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें संजीव जी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार यहाँ के चाणक्य कहे जाते हैं, और इस चाणक्य ने एक खेल किया, बीजेपी ने एक और बड़ा गेम यहाँ किया था कि मराठा रिजर्वेशन और मराठों के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और नतीजों ने भी उस बात को साबित किया था। ऐसे में जब जरांगे पाटिल ने यह कहा कि वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो इससे यह था कि सीधे तौर पे बीजेपी को इससे फायदा होगा, मराठा वोट कहीं न कहीं बटेंगे, और अगर मराठा वोट, नाराज मराठा वोट जरांगे पाटिल की पार्टी को वोट देते हैं, तो इसका फायदा महायुति को होगा। लेकिन अंतिम समय पर सोमवार को जब नामांकन वापस लेने की घोषणा करने की बात थी, उसी समय जरांगे पाटिल ने यह घोषणा की कि वो अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था शरद पवार का, और अब 14 दिन चुनाव के बाकी है, और इन 14 दिनों में जिस ढंग से 1% वोट प्रतिशत जिसके खेमे में ज्यादा जाएगा, वो महाराष्ट्र का शासन संभालेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितना नेक कट कॉम्पिटिशन है। ग्राउंड जीरो पे स्थिति ये है कि जो उम्मीदवार हैं जिनकी अपनी एक विधानसभा सीटें हैं, श्रीवास्तव जी, वो भी दावे के साथ नहीं कर सकते कि वो इन 4 बड़ी पार्टियों के बीच जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ऐसे में जहां 1000, 2000, 5000 वोटों पर सीटों की जीत हार का फैसला होगा,
बहुत मुश्किल है और बहुत ही नेक कट कॉम्पिटिशन है। आज तक महाराष्ट्र में इतना कॉम्प्लिकेटेड विधानसभा का चुनाव हमने नहीं देखा है। 2000 से मैं भी महाराष्ट्र की राजनीति कवर कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं सावधानी के साथ कर सकता हूँ, जो मेरी अपनी एनालिसिस है कि 1995 का वो रिकॉर्ड, जब 45 से ज्यादा निर्दलीय विधायक जीतकर इस विधानसभा में आए थे, कमोबेश वही स्थिति बन रही है और दोनों तरफ से बागियों की संख्या भी ज्यादा है। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टियों में भी उम्मीदवार उतार के और ये कोशिश की गई है कि समीकरण सेट किया जाए, वो लोग भी निर्णायक भूमिका अदा करते दिखेंगे। श्रीवास्तव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी और बहुत ऐसी पते की बात कह रहे हैं कि जो सरकार शक्ल लेगी या होगी उसमें बहुत बड़ा रोल शायद निर्दलीय विधायकों का 1995 जैसा हो सकता है, संभावना है उसकी बहुत बनती नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं ओम सर के पास जाने के पहले सुबोध जी से एक सवाल पहले कर लेता हूं, इसी से, क्योंकि महाराष्ट्र की हम बात करें। बाकी आपने सबको सुना है अभी तक सुबोध सर, इसके साथ साथ अगर मैं जो सवाल मैंने जम्मू कश्मीर वाला उठाया और अभी कहा भी, सुधीर सर ने कहा है कि वो बीजेपी को सूट करता है, वो पाकिस्तान सूट करता है, हिंदू मुस्लिम तो करता ही करता है, उसके अलावा बहुत पत्ते उनके पास अब चलने के लिए है नहीं। तो एक संदर्भ तो यही कि ये जो सब कुछ है इस पर, और साथ साथ जो बाकी कहा गया, तो मैं इसको इस तरीके से पूछना चाहूंगा या आपसे समझना चाहूंगा कि क्या है, जैसे अभी कुछ बातें अश्विनी सर ने भी कही कि रणनीतिक चूक तो नहीं होगी जो अभी प्रस्ताव लाया गया। हालांकि भी जो इंडिया ब्लॉक है, जो कांग्रेस और एनसीपी यही कह रही है कि हमने वादा किया तो उसको निभा दिया, हालांकि उसमें कोई दम नहीं है उसके, बहुत सारा अभी कहा भी अश्विनी सर ने। क्या रणनीतिक चूक तो नहीं होगी इस वक्त लाकर ये कहीं थोड़ी सी प्राणवायु दे दी गई हो वहां महायुति या जो बीजेपी के जो सपने हैं महाराष्ट्र को लेकर, और इसको झारखंड में बनाने की कोशिश शायद होगी? आपकी प्रतिक्रिया सुबोध सर। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। और आप अगर शुरुआत से देखिए, एक मेरा जो मैंने जज किया कि एक बड़ी बात ये थी कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस का टाइम भी जो रखा गया है, उसकी वजह भी यही रही है कि क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में काफी जो बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर के काफी बात हुई थी और काफी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे थे। कई जगह पर बीजेपी को हताशा भी आई थी, खासतौर से यूपी की अगर हम बात करें तो जो उस समय माहौल बना था विपक्ष का, जो इस समय हम अगर महाराष्ट्र की बात करें कि जो महाविकास आघाड़ी है जो वो बना था, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने डाइल्यूट किया हुआ है। वहीं अगर जो बात आपने जो बोली जम्मू वाली बात है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये जो ये पूरी अगर जम्मू में अगर बहाली की 370 की बहाली की बात करें तो इसका फायदा जो है ये पूरी तरह से जो है महायुति को ही मिलेगा। क्योंकि जहां पर जहां हमारी शुरू में भी ये बात हुई थी कि पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन के लिए तो बिल्कुल आप ये समझिए अमृत जैसा एक मुद्दा मिल गया। क्योंकि आज जो लोग थोड़े से ठंडे हुए थे, जो विकास की बात कर रहे थे, जो ये बोले थे ठीक है यार इतना भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम ओके है और ये बीजेपी तो ऐसा ही करती है, तो उनके लिए तो एक मतलब प्राणवायु बिल्कुल हो गया है। क्योंकि जब जब लोगों को ये बताया जाएगा, और आप देखिएगा कि जितनी भी रैली है या जितने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक है, इस बात को हर रैली में उठाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से बीजेपी को हराया गया है और किस तरह से अभी आते ही, सरकार के आते ही उन्होंने सबसे पहले 370 को बहाल करने की बात कही है। तो कहीं और की कहानी, उसका फायदा महाराष्ट्र और झारखंड में मिलेगा। वहीं दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊं, स्ट्रेटजी की बात है, जो भाजपा या महायुति की स्ट्रेटजी बात है, ये बिल्कुल सही है कि एक आध महीने पहले इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ये सर्वे भी बोलते थे। लेकिन आज जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे कुछ सूत्रों का भी कहना था कि प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है सरकार के लिए। जैसे अगर कोई भी मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे नॉमिनेशन जो है उनको वो किया गया कि उनको वैलिड नहीं किया गया। वजह थी बहुत छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ज्यादातर, और ये किनके साथ किया गया, जो लोग अपक्ष खड़े थे। जैसे अभी बात हुई थी कि 95 में अपक्ष वाले ज्यादा आए थे, लेकिन मैं आप बता रहा हूं उल्टा यहां पर सफाई हो रही है। जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जरा भी अगर वो अनुभव में कम है, अनुभवहीन है, उनका पक्की बात है कि दाखिल पर्चा उनका जो है उसको रद्द किया गया है।
यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रशासन जो बताना चाहिए वो बताया नहीं गया है, क्योंकि कई बार होता है इतने सारे नॉर्म्स होते हैं वो पढ़ने में नहीं आते और हर किसी को लगता है मैंने तो पर्चा भर दिया है, अब तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बाद में पता चला उनका पर्चा जो है रद्द किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो है, भले ही माइन्यूट है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजों पे जो महायुति काम कर रही है जो उनको बाद में बहुत बड़ा डिफरेंस देगी। ये तो सुबह सर मिसयूज ऑफ पावर हुआ ना, ये जो हम कहते हैं ना कि आपको इलेक्शन कमीशन से भी लड़ना है आपको, क्योंकि देखिए डीआरओ तो उसी के अधीन है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तो उसी के अधीन होता है, तो वो भी हम कह लें कि वो भी सब है कि कहीं ना कहीं जहां इक्वेशंस खराब करते हैं ऐसे लोग या जो संभावनाएं नहीं है महायुति के पक्ष में, वहां ये सब हो रहा होगा, शायद यही आप बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि महायुति का जो इस समय स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि बाय हुक एंड क्रूक, मतलब जैसे जंग और प्यार में सब जायज है, वैसे सरकार को लाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। आपको एक छोटा सा वो उदाहरण देता हूं, चाहे आप बात करें अपने गोपाल शेट्टी की जो बोरीवली से मुंबई में खड़े हुए थे, बहुत ज्यादा वो किया गया, लेकिन जैसा मतलब कि ऐसा सुनी सुनाई बातें यही है कि कहीं ना कहीं उन पर इस तरह का दबाव लास्ट में हुआ कि उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, जबकि वो काफी नाराज थे। वही सदा सरवनकर की बात करें जो अमित ठाकरे के अगेंस्ट में खड़े थे, उनको भी करना, मतलब आप ये देखिए कि कई जगह पर अपने बागियों को जो महाविकास अघाड़ी है शांत करने में उतनी सक्सेस नहीं हुई है, क्योंकि मशीनरी है, आपके पास अगर ताकत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महायुति इस पे विश्वास करती है कि अगर ताकत है तो उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सत्ता में वापस आना है, क्योंकि इनकी स्थिति उतनी वो नहीं है। लाडली बहना वाली जो योजना की मैं बात करूं तो उसको लेकर के भी एक ऐसा मैं सुबह सर सोचता हूँ एक मैं ओम सर से एक प्रतिक्रिया लूं, सेकंड उसमें मैं इस पे भी बात करूंगा आपसे, आप मुझे अनुमति दें यदि वो आप जहां जा रहे हैं, है ना? मैं एक ओम सर से, मैं क्योंकि हम लोग के सबसे सीनियर और मैं उनके पास एक अध्यक्षीय रिमार्क मैं कह सकता हूँ पहले चरण में, मैं इसलिए आखिरी में आया सर के पास कि वो एक पूरे पर ये सर सुना आपने, सारी चीजें आप सुन रहे थे, आप हम लोग देख रहे हैं कि वो हमने बात भी की हिंदू मुस्लिम और साथ में पाकिस्तान, और फिर ये सब हम बार बार कहते हैं कि आपको बहुत सारी चीजों से निपटना होता है, जो विपक्ष में है उसे ईडी से भी निपटना है, उसे इनकम टैक्स से भी निपटना है, उसे चुनाव जो है आयोग से भी निपटना, सारी चीजें। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सारे इस मसले पर? ओम सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, हाँ कर लिया मैंने जी। कश्मीर से चले और महाराष्ट्र होते हुए झारखंड पे नजर जमा है तो सीधे समझ में आता है कि दो गठबंधन है जो इस वक्त बड़े आमने सामने हैं, एनडीए है या और इंडिया है। और उसके साथ साथ में उनकी कश्मीर को देखते हैं तो सेनाएं उमर की नेतृत्व में लड़ रही है और कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस एक तरफ है और बाकी जो लोग हैं वो दूसरी तरफ है। पीडीपी वगैरह कहने को अलग है लेकिन उनका सिलसिला बहुत अलग किस्म का है। और जिस तरीके से पूरे कश्मीर को बांटा गया हिंदू और मुसलमान में, उसमें जम्मू में तो बहुत सफल हो गए। और जम्मू के लिए कहा जा सकता है कि जम्मू में किस तरह का इंडिया गठबंधन का प्रभाव आना चाहिए, इन गारंटीज का, जिन चेंज का फासिज्म के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ आना चाहिए, वो नहीं हुआ। एक वक्त तक ये एक बहुत आजाद किस्म का शहर था और हरि सिंह के कारनामों को या राजा के कारनामों को, उनके मंत्री के कारनामों को खूब समझते थे और शेख अब्दुल्ला को ठीक से जानते थे कि उन्हीं की वजह से आज घाटी जिंदा है या कश्मीर जिंदा है। अन्यथा तो इस कश्मीर में, आजाद कश्मीर के साथ में कुछ और ही दृश्य होता। तो ये बड़ा अजीब सा सिलसिला लग रहा है। सब तो ये तय था, मेरा ख्याल गवर्नमेंट ने फैसला किया था मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ में कि आप हमें स्टेट का वो दर्जा दीजिए, हम 370 और 35 की बात नहीं करेंगे। ये लोग ये इसको एक्सपोज करना चाहते थे और इसीलिए मौका देख करके, जैसे स्पीकर साहब बोल चुके और बोलने का मौका मिला तो जो लेके आ गए रास्ते में, तो एक व्यवधान पैदा किया और एक हलचल पैदा कर दी है। बाकी कश्मीर में जिस तरह की मनस्थिति बनी हुई है लोगों की, और जिस तरीके से उधर लद्दाख देख लीजिए या इधर घाटी देख लीजिए, और जम्मू कश्मीर का भी वो आदमी जो जम्मू में रहता है और खुले दिल का है और कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन की बात को समझता है, वो इस तरीके से नहीं बिहेव करता जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत अलग है। और राजनीति संकेतों की भाषा होती है और संकेत जो मिलते हैं तो संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि ये चलने वाला है नहीं एनडीए गठबंधन का जो सिलसिला आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। महाराष्ट्र में देखिए,
ये जो अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी जिसको बोलते हैं, जिसमें शिवसेना है, एनसीपी है और हमारे क्या कहते हैं शिवसेना के शरद पवार वाले वो सिलसिला है और कांग्रेस है। तो इसमें शरद पवार की अपनी चालें बड़ी कमाल की हैं। देखिए कैसे शिंदे गुट कैसे लड़ रहा है उसको लेकर के, अजीत गुट कैसे डिवाइड हो गया एक टिकट को लेकर के, जिसमें कि वो बिठाना चाहते हैं किसी दूसरे, नवाब मलिक की शायद भाई, उनको जो भी है। तो इनसे डिवीजन का सिलसिला यूं देखने को मिलता है। और ये बड़ी बात है कि जब जब मन के अवचेतन पर, सबकॉन्शियस पे असर करती है तो कमाल की करती है, और ये कमाल की करती चली आ रही है। राजस्थान में, अब हरियाणा में जो फेलियर्स हैं इनकी तुलना मत कीजिए, क्योंकि ये तो सुसाइडल था। अगर कांग्रेस अगर उस तरीके से नहीं लड़ती जिस तरीके से लड़ी वहां पर, दोनों जो पहले से चीफ मिनिस्टर बनने के इरादों से अपने अपने गुट बना के चले, यही हो तब हरियाणा में जो बिल्कुल अपेक्षित था, और जो चैनल्स कह रहे थे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सारा तोड़ा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की और ये एनडीए की जो चुनावी रणनीति है, वो चुनावी रणनीति हर तरीके से साम दाम दंड भेद से कैसे भी लोगों को तोड़ करके उनको डरा करके हर तरीके से अपने साथ में मिलाने का सिलसिला रहा है। राजनीति का जो अवमूल्यन हुआ है, मूल्यहीनता जैसे व्याप्त हुई है, मेरा ख्याल है कि आजादी के बाद में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला जो हम अभी देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें नजर आ रही है, ये वहां महाराष्ट्र में इन सब चीजों को समझने के बाद में जो अपनी सियासत बना रहे हैं पवार साहब और उद्धव ठाकरे, और साथ साथ में जो दूसरे लोग साथ में हैं, कांग्रेस के पटवाले साहब और ये सारे लोग, और जिस तरीके से राहुल ने जाकर के वहां संविधान का वो समानता को लेकर के सारा अभिभाषण किया, रैलियां किया, और उनके रेस्पॉन्सेस देखिए। क्योंकि ये जो बड़े चैनल्स हैं वो तो सब रेस्पॉन्सेस दिखाते नहीं, और न वो संकेतों को बयान करते, न वो ये समझ, तो तटस्थ रह करके कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस वक्त पत्रकार को भी मैं समझता हूँ इसमें तो फैसला करना पड़ेगा कि फासिज्म के साथ में है या डेमोक्रेसी के साथ में है। ये उन लोगों के साथ में है जो मूल्यहीनता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, या उन लोगों के साथ में है जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में मुझे तो ऐसा दृश्य नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र बहुत कुछ अच्छा देगा, और झारखंड में तो सोरेन को परास्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सोरेन ठीक से समझते हैं कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। और चूंकि वहां पर 30 किस्म के जो मिनरल्स मिलते हैं जिन पे निगाह A1 और A2 की है, A1 और A2 इसीलिए झारखंड को हासिल करना चाहते हैं कि वो 30 जो मिनरल्स हैं उन पर धंधा किया जाए, क्योंकि इनका तो सिलसिला यही रहता है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति अमेरिका में जीते हैं, उनसे जिस तरह के गलबैया करते चित्र जारी हुए अखबारों में, तो वो यही, जब चिंता मत करो, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में हम लोग A1 A2 के साथ में खूब ठाक से घूमेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि वर्तमान राष्ट्रपति जो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं ये बहुत खतरनाक, और हमारे देश के लिए तो अगर उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी जिसके बारे में कह चुके हैं तो बहुत नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव अलग तरीके के होंगे, और देखने में बाद में ही समझ में आएगा। हाँ, लेकिन सुधीर जी ने जो चुनावी रणनीति का सारा सिलसिला बताया है उसमें कोई शक नहीं, जानने की बातें हैं, जानने की बातों को समझना चाहिए। लेकिन उनके लोग भी जान रहे हैं इस बात को, महाअघाड़ी भी जान रही है और वो जो युवती है वो भी जान रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि जो जनता है, फैसला तो अंततः जनता करती है। अश्विनी सर, ये जो पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, आप जैसे आपने सुना, चाहे वो सुधीर जी को सुना हो, चाहे सुबोध जी को सुना हो, और ओम जी भी कह रहे हो, और आपने भी कुछ थोड़ा सा इशारा किया है, क्या संभावना है कि इसके पोलराइजेशन, इसको महाराष्ट्र की तासीर अलग है, अगर हम हिंदी बेल्टों की बात करें तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वहां थोड़ा सा, क्या ये सब जो कुछ ये कार्ड्स वहां के थ्रू यहाँ खेलने के प्रयास है, आपको लगता है एज ए विश्लेषक की कोई बहुत ज्यादा लाभ संभावित होगा इस सब से? अश्विनी सर अनम्यूट कीजिएगा, सर अनम्यूट कर लीजिए। संजय जी, आज पीपल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं और विधायक भी है लंगेट से, वहां से हंदवाड़ा से, सॉरी, सजाद लो ने कहा कि क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 और 35A का जिक्र नहीं किया है रेजोल्यूशन में,
उससे लगता है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये एक फिक्स्ड मैच है। दोनों ने मिल के ये किया है और एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़े हो रही है, दूसरी तरफ से बीजेपी खड़े हो रही है। और बाकी के जो 5-6 जो इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें इंजीनियर रशीद का भाई है, उसमें आपका सजाद लोन है, या 2-3 लोग और हैं, जैसे आप पार्टी का लोग भी हैं। तो उन्होंने आज आरोप लगाया है कि अगर इन्होंने 370-35A नहीं लिखा इसमें, दैट मीन्स कि फिक्स्ड मैच है और लोगों के सेंटिमेंट्स को उभार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कल से चल रहा है, पिछले 48 घंटे से जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो एक क्लियर कट पॉलिसी है कि जम्मू के लोग सड़कों पर आ चुके हैं, कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह पर। ये बीजेपी के लोग कि कांग्रेस और एनसी जो है 370 और 35 एक दोबारा लाने वाले हैं। तो इसके लिए लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को वोट इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने 370 और 35A को खत्म करवाने के लिए ये काम किया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट इसलिए मिला था क्योंकि वो उन्होंने लोगों को कश्मीर में ये बोला था कि जैसे उनकी सरकार आएगी वो इसके ऊपर काम करेगी। कल से उन्होंने काम कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया। और बीजेपी को, मुझे लगता है कि बीजेपी को इसके ऊपर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि काफी ये इंटरनेशनलाइज इशू हो गया है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 दिन से बीजेपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सज्जाद लोन की पार्टी हो, या वहीद रहमान जो है, ये सारे जो लोग हैं ज्यादातर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी फोटोएं, अपने स्पीचें, अपने प्रोटेस्ट, अपने बाइट्स जो है वो डाल रहे हैं। तो आज भी सज्जाद लोन ने यही कहा है मीडिया के लोगों को, और लोगों को से अपील की है कि क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वेग सा एक सजेशन लाया, उसको हटाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए सब लोगों को सोशल मीडिया यूज करना चाहिए। तो जाहिर है कि लगता है कि ये एक सेटिंग हुई है, जिस तरह से उन्होंने एलिगेशन लगाया कि फिक्स्ड मैच है बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द बीजेपी। तो इससे है कि बीजेपी को काफी फायदा मिल सकता है। और नेशनल कांग्रेस ने कल जो असेंबली में या आज असेंबली में कोई खास इस पर रिएक्शन नहीं दिया, खाली ये बोला है कि ये एंटी नेशनल नहीं है, ये खाली एक स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं, स्टेटहुड के लिए बात हो रही है। स्टेटहुड का किसी ने जिक्र नहीं कर रहे हैं, खाली 37A और 37-35A। वही रहमान जो पीडीपी का, उसने ये बोला है कि बिजली, पानी और सड़क के लिए कश्मीर के लोगों ने वोट नहीं दिया है, उसके लिए जो है एलजी प्रशासन काम कर रहा है। कश्मीर के लोगों ने 370-35A के लिए किया है। तो ऐसा लग रहा है कि इसको बीजेपी जो है दोनों स्टेट में यूज कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है एनसी के साथ अलायंस पार्टनर है, और कांग्रेस जो है महाराष्ट्र और बाकी जो वहां भी चुनाव लड़ रही है, तो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से उनको डैमेज हो सकता है। हालांकि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर सरकार में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बाहर से सपोर्ट कर रही है, तो कांग्रेस को ये महंगा भी पड़ सकता है। या तो उनको क्लियर करना चाहिए, आज उनके स्पोक्समैन ने क्लियर किया है कि हम जो है स्टेट हुड के लिए लड़ रहे हैं, ना कि 370 और 35A के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने चीजें कुछ अपनी तरफ से। सुधीर सर, मैं आपसे महाराष्ट्र के संदर्भ में थोड़ा सा एक अलग तरह का प्रश्न चाहूंगा। है तो वो चुनाव से जुड़ा हुआ, आपने क्राइम भी बहुत लंबे वक्त तक रिपोर्ट किया है, और मुंबई जैसे जो महानगर और महाराष्ट्र में, तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत अहम मुद्दा है इस चुनाव का, बहुत महत्वपूर्ण इशू के तौर पर उभरा हुआ है। और अभी जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, जैसे पहले सलमान खान हुआ, फिर अब इसके बाद शाहरुख खान को भी धमकी, चेतावनी है, ये सब इन चीजों का कितना क्या असर, कुछ संभावना है देखते हैं क्या सब कुछ ये नफा नुकसान के तौर पे देखे, तो इस पे जरूर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर और ये सब कुछ। सुधीर सर। निश्चित रूप से संजीव जी, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन उतना ही आश्चर्य होता है कि जिस दिन बाबा सिद्दीकी पर अटैक होता है, उसके पहले सलमान का मामला आता है। और अगर आपको बता दूं कि सलमान खान के पहले अटैक से पहले शरद पवार और यहाँ जीतन आव्हाड जैसे नेता को भी धमकी दी जाती है।
मुंबई की बात करें तो मुंबई एयरपोर्ट पे पिछले 1 हफ्तों के भीतर कम से कम 50 से ज्यादा धमकियों के कॉल और इस तरह के मेल जनरेट किए गए। एक बड़ा मुद्दा है, दिन दहाड़े किसी बड़े लीडर की दशकों बाद मुंबई में हत्या की गई। लेकिन विपक्ष की मैं इसको नाकाफी कहूंगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उतनी प्राथमिकता के साथ विधानसभा के चुनाव, रैलियों या पार्टी के जो प्रमुख है वो भी नहीं उठा रहे हैं। दुर्घटनाएं होने के बाद, वारदात होने के बाद लाजमी है प्रतिक्रिया नेताओं की आ जाती है, लेकिन चुनावी रैली में इसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए। और एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, अगर आप देखें तो 90s के दशक में इस तरह के बड़े नेताओं की हत्या रोड सड़क पर हुई है। उसके बाद से इस तरह की घटनाएं मुंबई की सड़कों पर देखने को नहीं मिली है। बावजूद इसके इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, लेकिन विपक्ष उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने में नाकाम साबित हो रही है। जहां तक हाल की रणनीतियों को देखें तो मुझे इस चीज पे आश्चर्य हो रहा है कि कल जिस ढंग से अघाड़ी की रैली हुई, राहुल गांधी से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तमाम अघाड़ी के बड़े राजनेता मौजूद थे। उन्होंने ले देकर बीजेपी की ही पिच पर बैटिंग करने की कोशिश की। लाडली बहन योजना, अघाड़ी लगातार इसका विरोध कर रही थी कि इसका पैसे की फंडिंग नहीं हो पाएगी, पैसा नहीं दिया जा सकेगा, ये एक लॉलीपॉप है। और 2 महीने से जब लगातार पैसा दिया गया तो अब वो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो लड़कों के लिए योजना ला रहे हैं, बेरोजगारों के लिए योजना ला रहे हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अघाड़ी कहीं न कहीं चूक करती नजर आ रही, जो मेरा अपना अनुभव है। आपको बता दूं कि इसी तरह का रिजल्ट उड़ीसा में देखने को मिला था इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में। जो लाभार्थी होते हैं उनमें से कुछ ऐसे 10 से 20% लाभार्थी ऐसे जरूर होते हैं जिस पार्टी से उनको लाभ मिल रहा है वो उसको वोट देते हैं। और दूसरी पार्टी अगर उसी मुद्दे पर आश्वासन देती है तो कहीं न कहीं जनमानस में, वोटर्स के बीच में यह संशय होता है कि दूसरे कोई मुद्दे नहीं है, बल्कि हमारे लाभ से जुड़े मुद्दे या हमारे लोक लुभावन वादे के ही मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ कहीं न कहीं अघाड़ी गलती करती दिख रही है। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो जो मेरी अपनी समझ है, इस बार महायुति के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। अघाड़ी इसको कितना भुना पाती है और कितना भुना रही है देखने वाली बात है। लेकिन कल जो अघाड़ी की एक बड़ी रैली थी जिसमें सारे शीर्ष नेता थे, मुझे ऐसा देखने को मिलता है और यह विश्लेषण करने पर समझ में आ रहा है कि वो युति की ही पिच पर बैटिंग करते दिख रहे हैं। उन्हें उन सारे मुद्दों के साथ ही विधानसभा में उतरना चाहिए था जो लोकसभा में ऑलरेडी उनके लिए प्रूवन थे, लेकिन वो उन मुद्दों को पीछे छोड़कर नए मुद्दों पर और उन्हीं पिच पर बैटिंग करते हुए दिख रही है जो महायुति चाहती है। चाहे वो फिर हिंदू मुस्लिम की बात हो या फिर जो भी लोक लुभावन वादे और उस तरह की योजनाएं चुनाव के कुछ दिन पहले महायुति ने ली है, उसको काउंटर करने की अघाड़ी कहीं न कहीं कोशिश करती दिख रही है। अब इसका चुनावी नतीजों में कितना प्रभाव पड़ेगा या मतदाता एक लोक लुभावन वादे को कितना तवज्जो देते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि महाराष्ट्र की कल्चर, महाराष्ट्र की संस्कृति इस तरह की नहीं है। ये पहली बार हो रहा है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले मामले में भी आपको बताया कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चुनाव है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी जो डिफरेंस रहा है महायुति और महाअघाड़ी का, वो 6.67 का रहा है श्रीवास्तव जी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 1% वोट जिस गठबंधन को ज्यादा मिलेगा वो महाराष्ट्र की कुर्सी पर विराजमान होगा। दोनों पक्षों के बीच निकट कंपटीशन है और बहुत छोटे छोटे मुद्दे इस बार महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करते दिखेंगे। और ये देखना होगा कि अब ये जो 14 दिन बचे हुए हैं इस पे कौन सी पार्टी किस तरह से बेहतरीन तरीके से बैटिंग करती है और किन मुद्दों को ज्यादा भुना पाएगी। जहां तक आपका सवाल था, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को विपक्ष उतनी मजबूती के साथ नहीं भुना पा रहा है, नहीं उसको रख पा रहा है, न जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो चीज जो निकलनी चाहिए वो हम बार बार देखते हैं कहीं चूके होती हैं। आपने जो दूसरी बात कही, मैं सुबोध सर पहले कह रहे थे वो जो लाडली बहना स्कीम की बात करते हैं, मैं सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। आपने कुछ चीजें कही हैं जो यही मैं पूछने ही वाला था आपसे कि जो महाविकास अघाड़ी है उसने भी वही गारंटियां कुछ दी और गारंटी के साथ साथ राहुल गांधी ने तो प्रयास किया है। राहुल गांधी तो वो जातिगत जनगणना की बात भी नागपुर में कर आए हैं, उन्होंने बड़ी ताकत के साथ में वो भी कहा। मतलब ओवरऑल जो चीजें उठाते चले आ रहे थे, संविधान की बात भी की और संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार महाराष्ट्र में तो उसका बहुत ज्यादा हमने असर जो था दिखा हमको जो लोकसभा चुनाव में। तो क्या कुछ कही है कि जो अभी कहा सुधीर सर ने कि उनकी पिच पर बैटिंग कर रही है कांग्रेस या जो उनका गठबंधन है,
जबकि हम पहले पा रहे थे कि कांग्रेस या राहुल गांधी या उनके गठबंधन की पिच पर मोदी या उनकी पूरे कुनबे को बैटिंग करना पड़ रही है, उस पिच पर खेलना पड़ा है। आपकी प्रतिक्रिया सुबोध सर? संजीव जी, मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल सुधीर जी की बात से सहमत हूँ कि महाविकास आघाड़ी फॉलो ऑन खेलने की प्लान में ज्यादा दिख रही है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि लोकसभा में जो स्थिति थी और अब विधानसभा की जो स्थिति है, इसमें फर्क है। लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी इस चीज को समझ नहीं पा रही है। अभी भी वो लोकसभा के जो मुद्दे हैं उनको ही लेकर के चल रही है, और खुद में कहीं ना कहीं उनमें एक भय है हारने का, जो क्योंकि जो हरियाणा में स्थिति हुई है वो उसने कहीं ना कहीं एक डर का माहौल महाविकास आघाड़ी में पैदा किया है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि उनकी पिच पे जाकर के खेल रहे हैं। जो चाहती है महायुति, जो बीजेपी है, वो यही चाहती है कि वो इस तरह के जो मुद्दे उठा देती है कि इनकी उसको लेकर के कोई तैयारी नहीं होती है, और ये अपने आप वहां जाकर के खेलने लगते हैं। जबकि जो सुधीर जी ने भी बोला है कि वो बात वही है कि आप जो है लाडली बहना में जहां माना कि एमपी में जीते हैं, शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, लेकिन आप उस चीज को इतना वो मत करो, क्योंकि लाडली बहना ही, आपको मैं बताऊं कि लोकल मुद्दा ही वही हो गया है। जिनको नहीं मिला है लाडली बहना का, जो उनको फायदा नहीं मिल रहा है, वो लोग भी इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि यार लाडली बहना वाला चल रहा है। मतलब इस मुद्दे को उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है कि सरकार ऐसा कर रही है। जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने यहां तक बोला कि देखिए हमने नवंबर का तो किस्त है वो दिलाई है, दिसंबर की भी मिल जाएगी आप लोगों को, ये तो पक्का। मतलब कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठाया जा रहा है, खासतौर से महिलाओं के दिमाग में, कि देखिए ये सरकार है तो ये आपको जो पैसा है आपका है, आपके पास पूरी तरह से पहुंचेगा। वही दूसरी बात जो मुझे दिखती है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की है, सुधीर जी ने भी बात की है, सबसे बड़ी बात यही है कि जो मुद्दा जो हम शुरुआत में उठा के चले थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कहीं नहीं हो रही है। जबकि इतना बड़ा, आप सोचिए, इतना बड़ा जो नेता है, मुंबई का भी नेता है और महाराष्ट्र में भी उनकी पकड़ थी। बाबा सिद्दीकी कोई छोटा आदमी नहीं था। उनका इस दिन दहाड़े मारना, मतलब पहले हम लोगों ने इतने साल से जर्नलिज्म किया, हाहाकार हो जाता था। इस बार ऐसा हुआ है, नेता मरा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना सरकार बात कर रही है ना विपक्ष बात कर रहा है। दोनों इस वाले उसमें लगे हुए हैं कि कहीं मैंने मुद्दा उठाया तो कहीं उल्टा ना गिर जाए उनके ऊपर, तो वो मुद्दा छू ही नहीं रहे। इवन जो बाबा सिद्दीकी का लड़का है वो खुद बेचैन है कि ना तो बीजेपी उसके साथ खड़ी है और ना ही जाकर के उद्धव ठाकरे उसके साथ खड़े। तो इसी वजह से आप देखिए ना, वो मुद्दे नहीं उठा रहे। वहीं जब बात जो जम्मू वाली बात हुई है, जो अपने अश्विनी जी ने जो बात कही है, उससे भी मैं सहमत यही हूं कि वहां पर जो बम फोड़ा गया है उसका धमाका महाराष्ट्र और झारखंड में देखा जाएगा। उसका कोई तुक नहीं था अभी। और जिस तरह से उस चीज को उठा करके एक भय की स्थिति, पोलराइजेशन का जो एक, देखिए पोलराइजेशन के लिए अभी कोई इस तरह का मुद्दा नहीं था जो जितना अच्छा मुद्दा, अगर मैं खुद सोचूं कि एज ए लीडर सोचूं या एज ए नेता सोचूं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आज मेरे को रैली में संबोधित करने के लिए इससे बढ़िया मुद्दा क्या मिल सकता है पोलराइजेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने पहले और अब में स्थिति में काफी फर्क है, और महाविकास आघाड़ी ऐसा कोई मुद्दा नहीं ला पा रही है जिससे उनकी पिच पे महायुति खेले। वो महायुति की पिच पे खेल रहे हैं, लेकिन उनको कोई कहीं पे भी इस तरह से नहीं, जैसे मराठा का था मुद्दा, बहुत बढ़िया मुद्दा था, उस पे उनको खेलना पड़ा। लेकिन अब वो मुद्दा आप ये देखिए, वो मुद्दा इतना हावी दिख नहीं रहा, उस तरह से नहीं चल रहा। तो अब पक्की बात है कि 20 नवंबर तक कौन किसकी पिच में किसको ज्यादा से ज्यादा खिलाता है, कौन कितने रन बनाता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाविकास आघाड़ी को फॉलो ऑन खेलना पड़े, तो उसको भी तैयारी करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, कि आपको बाजी को जीतना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा कि आप सामने वाले को शिकस्त दे सके। ओम सर, ये जो बातें आपने सुनी, सभी को आपने सुना, तो कुल मिला के ये इसको ऐसे ही माना जाए कि अब बाकी मुद्दे गौण हैं, आप फ्रीबीज भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा है शायद, और साथ साथ और प्रमुख विषय की जगह यही सब कुछ पे ही सारा कुछ फोकस्ड हो जाना है, वो हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान, वही कुछ चलना है, वो जो बांटो और काटो की जो राजनीति है उसी से बेड़ा पार होगा, यही है बस। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। देखिए, ये जो समझ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, एनडीए चाहता कि समझ बन जानी चाहिए कि बांटो काटो से ही काम चल जाएगा, लेकिन काम चल नहीं रहा।
काम नहीं चल रहा, ये बेचैनी है, क्योंकि इतने बड़े नेता की हत्या हो जाने के बावजूद अभी तक उस सवाल को लेकर के कोई मैदान में नहीं है। और जबकि वो एनसीपी के उससे ही उनके पुत्र लड़ रहे हैं और उसकी चर्चा नहीं है। इसका मतलब है कि चीजें किसी और तरीके से वो मुद्दों पे लेकर के, महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर के ज्यादा वो है, और वो जो गणित उन लोगों ने बिठाई है, चाहे ये सत्ताधारी गठबंधन हो चाहे विपक्ष वाला गठबंधन हो, दोनों ने अपने को शासन में लाने के लिए सारी चीजें तैयार की हैं। और वो तो सुनकर, चूंकि हम लोग, मैं जमीनी उस हकीकत से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ सुनते हैं उसी से अंदाज लगाते हैं, बाकी को नहीं। लेकिन कश्मीर में निश्चित रूप से ये जो आज कोई शायद उम्र की तो ये कोशिश थी कि पहले हमें स्टेटहुड मिल जाए, उसके बाद में हम देख लेंगे 35 और वो सब मिलती है या नहीं मिलता है। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं वो चाहते हैं कि इसको साथ में जोड़ो, उम्र का जो कुछ है उसका सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, ताकि उनकी वो बात ही ना रहे। वो इसको टालना चाहते, तो पहले स्टेटहुड देना चाहते हैं और बाद में फिर 35 और इसकी सारी बात करना चाहते हैं। लेकिन पीडीपी चाहती है कि उनका फिर क्या हैसियत रह जाएगी अगर वो बात चर्चा में नहीं आती। और ये जो रफीक साहब के भाई जिन्होंने आज पोस्टर दिखाया विधानसभा में और धक्का मुक्की का सिलसिला बना, इसके पीछे भी यही कारण रहा है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जैसी स्थिति घाटी में बनी हुई है और जैसा संतुलन बना है, उसमें जम्मू का संतुलन ठीक करने के लिए जरूरत है इंडिया गठबंधन को, और घाटी का गठबंधन तो उनके पकड़ में आ नहीं सकता या तो प्रभावित हो नहीं सकता, ये तो तय है। ऐसे में आने वाले वक्त में और ज्यादा ये इन सब का ज्यादा प्रभाव झारखंड पे और महाराष्ट्र पे नहीं होने वाला। वहां की राजनीति बिल्कुल ठहरी हुई है, शेप ले चुकी है, महाराष्ट्र की भी ले चुकी है। अब तो हम कयास लगा सकते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन अब शेप ले चुकी है। अब कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होना था वो हो चुका। मैं अब आप सोचें कि ये कुछ वहां वाले से कुछ यहाँ वाला सिलसिला बन जाए, नहीं। मैं अपने यहाँ देख रहा हूँ, मेरे यहाँ 7 विधानसभा के उपचुनाव हैं, 7 के बिल्कुल शेप बन गई कि क्या होगा। पहले ये इनमें 7 में से 5 कांग्रेस के पास में थे, 2 विपक्ष में थे। इस बार मुझे लगता है कि ये परिवारों के सिलसिले में कुछ साफ नहीं है, जो कुछ होगा वो बड़ा शार्पन होगा। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन काम नहीं कर रहा, यहाँ तो परिवार काम कर रहे हैं कि ये इस परिवार की सीट है, ये इस जमात की सीट है, तो कैसे, तो वहाँ ये संकेत अलग मिल रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र वाला जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सुधीर जी और सुबोध जी ने जो सारा बताया, तो लगता है कि वो कह रहे हैं कि वो ना हो जाए, वो कह रहे हैं कि शायद कुछ और ना हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतर होने की संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही सब ठीक कह रहे हैं। देखिए अब वोटर बहुत चीजें समझने लगा, और वोटर की समझ हमको जब आता है वर्डिक्ट, तो बहुत सारी चीजें बड़े विस्मित करने वाले होते हैं फैसले उसके, और वो कई चीजों में बटने कटने वाली, आप जो बात करते हैं, डिफरेंट दोनों प्रकार की चीजें दिखी, कई जगहों पर है, कई जगहों पर नहीं। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी और सार्थक चर्चा, चाहे महाराष्ट्र में जो दृश्य है वो, और अश्विनी जी ने भी समझाया कि वहां से जो निकला उसके क्या रिपरकशन होंगे, सारा कुछ। मैं अश्विनी सर, ओम सर, सुधीर सर और सुबोध सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आपने हमारे समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया हो तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।